हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाठशाला गुरुकुल में। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 सॉल्यूशन का सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने बात किया था सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन के टर्म के बारे में। कंसंट्रेशन लाइक मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन को हमने डिवाइड किया है वॉल्यूम रिलेटेड में और मास रिलेटेड में। तो जो वॉल्यूम रिलेटेड होता है, जिसमें वॉल्यूम टर्म आता है, वो हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। और जिसमें मास वॉल्यूम नहीं आएगा, जिसमें मास आता है, वो हमेशा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं हम लोग। पहला हमको मिला वॉल्यूम बाय परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, ये सब क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या होंगे, वेट बाय वेट, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पीपीएम, ये सब क्या होंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यहाँ लिखा है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आइए हम लोग पढ़ना सीखते हैं कि ये परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होगा, ये सब हम समझते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं परसेंटेज के बारे में। जैसे लिखा है परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, या लिखा है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये जो कुछ लिखा है इसको हम समझते हैं कैसे। हमारा अप्रोच देखिए क्या होगा। अप्रोच हम ऐसे सीखेंगे कि जो कुछ ऊपर लिखा है, जैसे लिखा है ए अपॉन बी, तो जो कुछ ऊपर लिखा होगा उसको हम हमेशा मानेंगे सॉल्यूट, उसको हमेशा मानेंगे हम लोग सॉल्यूट। ये सॉल्यूट होगा और नीचे होगा सॉल्यूशन। पहली बात, जो कुछ ऊपर लिखा होगा उसको हम सॉल्यूट मानेंगे, जो कुछ नीचे लिखा होगा उसको सॉल्यूशन मानेंगे। अगर वेट है तो वेट को हम ग्राम में मेजर करेंगे, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को हम एमएल में लेंगे, एमएल। ठीक। अब ये हमारा दो अप्रोच है, ये मान के चलेंगे। हम निकाल सॉल्वेंट के लिए भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से ये मान के चलेंगे हमेशा के लिए कि ऊपर हमेशा सॉल्यूट होगा, नीचे हमेशा सॉल्यूशन होगा। ठीक। वेट को हमेशा हम ग्राम में मेजर करेंगे, वॉल्यूम को हमेशा हम एमएल में मेजर करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए हम पढ़ते हैं। जैसे परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है, जैसे मान लो लिखा है x%, तो हम इसको लिख सकते हैं परसेंट का मतलब अपन 100, तो इसको हम लिख सकते हैं x अपन 100। मान लीजिए लिखा y%, तो हम इसको लिख सकते हैं y अपन 100। लिखा है समथिंग परसेंट, तो समथिंग अपन 100, कुछ भी लिखा हो, परसेंटेज का मतलब होता है अपन 100। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अभी हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी हम बात करने जा रहे हैं इसके, जैसे मान लीजिए लिखा है परसेंटेज वेट बाय वेट, या इसी को अगर हम लिख दें, लिखा है कि x% वेट अपॉन वेट, वेट बाय वेट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं x अपॉन 100। ऊपर क्या होता है सॉल्यूट, नीचे क्या होता है सोल्यूशन। तो मैं लिख सकता हूँ, ऊपर वेट है, वेट को ग्राम में लिखेंगे, ये भी ग्राम में होगा। तो हम क्या ये बात बोल सकते हैं कि x ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम सोल्यूशन। नीचे क्या होगा सोल्यूशन होगा, ऊपर क्या होगा सॉल्यूट होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 10% वेट बाई वेट, तो हम क्या ले सकते हैं 10 अपॉन 100। ऊपर वेट है तो ग्राम में लिखेंगे, नीचे भी वेट है ग्राम में लिखेंगे। ऊपर क्या, ऊपर वाले को हम सॉल्यूट लिखते हैं, नीचे वाले को सोल्यूशन लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या 10 ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम सोल्यूशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लीजिए लिखा हो कि 10% वेट बाई वॉल्यूम, तो ऊपर क्या, ऊपर ग्राम लिखेंगे, नीचे ये वॉल्यूम है तो एमएल में लिखेंगे। ऊपर क्या होता है सॉल्यूट होता है, नीचे क्या होगा सोल्यूशन होगा, यहाँ नीचे सोल्यूशन होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं परसेंट का मतलब अपन 100, 10 अपन 100। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अगर मान लिखा 25% वेट बाई वॉल्यूम, तो हम क्या लिखेंगे 25 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन।
ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम लिखते हैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया 25% वे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ऊपर को हम लोग लिखते हैं हमेशा सॉल्यूट मानेंगे, नीचे को हमेशा मानेंगे सोल्यूशन। तो वॉल्यूम हमेशा ml में, ये भी ml में होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 25 ml सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, ऐसे मान लीजिए लिखा है कि x% p/v, तो हम लिख लेंगे x ml सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। ये सब तो बेसिक बातें हैं। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल लिखा है, इसको हम पढ़ेंगे कैसे। जैसे लिखा है 10% वेट बाई वेट, तो वेट को हम ग्राम में लिखेंगे, यहाँ भी ग्राम, तो हम लिख सकते हैं कि 10 ग्राम सॉल्यूट यहाँ शुगर है, तो 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम सोल्यूशन। यहाँ 25 वेट बाई वेट लिखा है, तो 25 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम सोल्यूशन। यहाँ 10% वेट बाई वॉल्यूम लिखा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml सोल्यूशन। यहाँ 25% वेट बाई वॉल्यूम, तो 25 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व होगा 100 ml सोल्यूशन में। यहाँ लिखा 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो 10 ग्राम सॉल्यूट, सॉरी 10 वॉल्यूम होते ml, 10 ml सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml सोल्यूशन में। यहाँ 25% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लिखा, तो 25 ml सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml सोल्यूशन। ये तो छोटी बातें हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर हमने लिख दिया कि 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो 10 ml सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml सोल्यूशन। इसको हम पढ़ क्या सकते हैं, जैसे वॉल्यूम दिया होगा 10 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ml, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना होगा 100 ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 90 ml। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आइए इसका हम फार्मूला देखते हैं। अगर ये हम सीख गए तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आइए हम कुछ सीखते हैं इसका फार्मूला। ये देखिए, जैसे अभी मैंने पढ़ा कि परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ, नीचे होगा सॉल्यूशन इनटू 100 के। ठीक, अगर लिखा है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हमेशा ग्राम में होगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, परसेंटेज के लिए 100 सिंप्लीफाई करेंगे, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये तो फार्मूला आपको समझ में आ गया, ये तो बहुत आसान सा था। ठीक, आप देखिए यहाँ पे हम कुछ और सीखने जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, अभी आपने पढ़ा होगा, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। ठीक, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये जो हमने लिखा है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, इसको हम क्या लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना चाहें तो मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, वेट अपॉन वॉल्यूम की जगह हम लिख रहे हैं मास इनटू डेंसिटी इनटू 100। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बराबर वेट बाई वेट इनटू डेंसिटी इनटू 100। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंटेज वेट बाई वेट इनटू डेंसिटी, ये लिख सकते हैं इतना।
या तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि अगर हम परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम को अगर हम परसेंटेज वेट बाई वेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डेंसिटी, ये डी है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। या इसको अगर हम ऐसे लिख दें परसेंटेज वेट बाई वेट बराबर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 1 डेंसिटी, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ये बातें और ये वाली दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी हम फिर से बता देते हैं कि हमने क्या पढ़ा है कि जो ऊपर होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, जो नीचे होगा उसको हम बोलेंगे सोल्यूशन। वेट को हमेशा हम ग्राम में लेंगे, वॉल्यूम को हमेशा ml में लेंगे। ठीक, जैसे लिखा है एक्सप्रेशन वेट बाई वेट, तो हम पढ़ेंगे 1 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक, इतना तो आसान था, इतना तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये देखिए यही सब लिखा हुआ है, मास परसेंट, यही लिखा है मास परसेंट लिखा है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ वॉल्यूम परसेंटेज लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, यहाँ पे लिखा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यहाँ पे क्या लिखा है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 लिखा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये दो बातें, इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने कहा था कि जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होता है, जो ज्यादा होगा वो यहाँ पे जो ज्यादा होगा सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट को हमेशा मानते हैं ए और सॉल्यूट को मानते हैं हमेशा बी। ठीक, तो हमेशा सॉल्यूट को वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट, तो टोटल वेट सॉल्यूट का भी आ जाएगा, सॉल्वेंट का भी आ जाएगा। ठीक, आप इसी फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस। ठीक, हम पढ़ने जा रहे हैं मोलारिटी के बारे में, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम पढ़ने जा रहे हैं मोलारिटी के बारे में। ठीक, आइए पढ़ते हैं मोलारिटी के बारे में। मोलारिटी क्या होता है? ये देखिए, इसमें एक बात और बतानी थी कि यहाँ इसके फार्मूले मालूम आया तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट, इस यहाँ भी मालूम टर्म आया, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक, यहाँ देखिए डिपेंड करेगा, ये टेम्परेचर डिपेंड हो करेगा, ये टेम्परेचर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, आइए हम पढ़ने जा रहे हैं मोलारिटी के बारे में। मोलारिटी, इसको हम डिपेंड करते हैं कैपिटल एम से। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक, आइए बात करते हैं मोलारिटी होती क्या है। ये देखिए, हमने एक कंटेनर में 1 लीटर सोल्यूशन भर दिया, वॉल्यूम हम लेंगे 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, कितने मोल सॉल्यूट के डिजॉल्व में, इसी को हम लोग बोलते हैं मोलारिटी। तो मोलारिटी में ऐसे लिख सकता हूँ, मोलारिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। अगर मान लीजिए हमने वॉल्यूम को अगर ml में ले लिया, वॉल्यूम को अगर ml में ले लिया तो वहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, अभी हम इसी को एक्सपेंड कर रहे हैं। मोल को हम लिखते हैं वेट ग्राम में अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो इसी को हम ओपन कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, अगर हमने ml में ले लिया तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो मोलारिटी का ये फार्मूला आ गया मोलारिटी का। यहाँ से 2-3 बातें और, आइए समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे वेट लिखा हुआ ग्राम में। अगर अच्छा इसी को हम और एक्सपेंड करते हैं, इसी को हम लिख रहे हैं, यहाँ पे वेट कैसा था ग्राम में अपॉन मॉलिक्यूलर वेट था, मॉलिक्यूलर, यहाँ वॉल्यूम है ml में, और इस जो जहाँ पे लिखा है 1000, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 10 इन सॉरी इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 100 इंटू 10। ठीक,
ये देखिए ये बन के क्या निकल रहा है, ये क्या बना है, वेट इन ग्राम अपान वॉल्यूम ml इंटू 100। इसी को तो हम लोग बोलते हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10 अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये है मोलरिटी का फार्मूला। और आपने अभी और पढ़ा था कि जब हम परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी। तो अगर हमको यहाँ परसेंटेज वेट बाई वेट दिया होगा तो मोलरिटी क्या हो सकती है, परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक, आगे बढ़े, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, कोई डाउट है बताइए। यहाँ से मोलरिटी, ठीक, आगे बढ़े। अभी कुछ और कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ समझाते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था मोलरिटी बराबर एन बाई वी, यहाँ लीटर में, ठीक। तो अब यहाँ से अगर हम मोल निकालना चाहें तो मोल बराबर क्या होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर हमको मोलरिटी और वॉल्यूम दिया तो यहाँ से हम मोल निकाल सकते हैं। इसी की बात करते हैं कि एन बराबर एम, अगर हमने वॉल्यूम को ml में ले लिया, इसी मोल को हम लोग प्यार से बोलेंगे मिली मोल, ठीक। तो हम मोल निकालने का तो फार्मूला यहाँ से और मिल गया जब मोलरिटी गिवन होगी तो, ठीक। अभी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसको एक बार हम रिवाइज करा दे रहे हैं। ये देखिए रिवाइज करा दे रहा हूँ कि अभी हमने पढ़ा है मोलरिटी के बारे में कि मोलरिटी बराबर अभी पढ़ा है एन बाई वी, यहाँ लीटर में, या एन बाई वी अगर ml में लेंगे तो यहाँ 1000, ठीक। ये हमने पहले पढ़ लिया। इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर मोलरिटी में अगर हमको परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम गिवन है तो मोलरिटी क्या होती है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। फिर अगर हमको परसेंटेज वेट बाई वेट दिया गया हो तो परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये होगा मोलरिटी का फार्मूला। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये आपको इतनी चीजें हमेशा याद रहनी चाहिए। हटा दें यहाँ से, ये देखिए आगे सब लिखा हुआ है इसीलिए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए ये देखिए यहाँ पे लिखा है मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो m बराबर n बाई v 1 लीटर में, n क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोलरिटी के बारे में, मोलरिटी, नॉर्मलिटी इसके बाद पढ़ाएंगे। मोलरिटी हमने समझा दिया ना, हम बात करने जा रहे हैं मोलरिटी के बारे में। देखिए मोलरिटी क्या होता है, यहाँ पे जो हमने कंटेनर लिया है इसमें हमने लिया है वेट ऑफ 1 kg सॉल्वेंट, यहाँ पे हमने लिया था वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर, वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन, यहाँ पे हमने सॉल्वेंट लिया है। तो हम ये बात बोलेंगे 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, सॉल्वेंट नोन एज मोलरिटी। ये तोतला फॉर्म होता है मोलरिटी। तो मोलरिटी ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, ठीक। इसको हम डिपेंड करते हैं इस माध्यम से। आइए देखते हैं मोलरिटी क्या होता है। मोलरिटी होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक, अगर हम इसी को ऐसे लिखना चाहें, इसी को अगर हम ऐसे लिखना चाहें, मोल्स बराबर सॉरी मोलरिटी बराबर मोल्स एब्सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसी को हम ओपन कर रहे हैं। मोल्स यहाँ पे वेट अगर हम ले लेंगे ग्राम में तो ऊपर हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी को हम और एक्सपेंड कर रहे हैं, तो मोल को हम क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड कर दें, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, यहाँ पे होगा W केजी में। ठीक, वेट हमेशा ग्राम में होता है। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर हमने ग्राम में ले लिया तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, एक बात देख लीजिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। मोलरिटी की आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। ठीक, आइए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलिटी के बारे में। ठीक, तो नॉर्मलिटी पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। नॉर्मलिटी पढ़ने से पहले कुछ हम लोग और पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे नॉर्मलिटी के बारे में। तो आइए हम जानते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट आपने पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। ठीक, अभी वैलेंस फैक्टर के बारे में बात करेंगे। वैलेंस फैक्टर क्या होता है कि ये एसिड का निकाला जाता है, बेस का निकाला जाएगा और साल्ट का, तीनों का मैं बताता है। एक रिडॉक्स का होता है, अभी जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो उसमें मैं बताऊंगा। ठीक, अभी एसिड के बारे में। एसिड का जो बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं कि कितने नंबर आप H+ डोनेट कर सकता है, डोनेट। बेस के लिए नंबर आप OH- डोनेट कर सकता है कितना। साल्ट के लिए क्या करते हैं, टोटल चार्ज प्रेजेंट एट कैटायन या टोटल चार्ज प्रेजेंट एट एनायन, ये देखते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल से मैं आपको याद कराता हूँ। जैसे अभी हम कोई भी कंपाउंड ले रहे हैं, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हम मान ले रहे हैं m सभी का। जैसे मान लीजिए हमने लिया NaCl का। ठीक, सॉरी पहले एसिड का लेते हैं। एसिड जैसे मान लीजिए हमने HCl ले लिया, H2SO4 ले लिया, तो अगर इसका मॉलिक्यूलर इसका बैलेंस फैक्टर बताइए कितना होगा। इसमें एक ही H दे सकता है तो इसका बैलेंस फैक्टर 1 होगा। ये 2 H डोनेट कर सकते हैं तो इसका बैलेंस फैक्टर 2 होगा। अगर हम इसके इक्विवेलेंट वेट के बारे में बात करें तो सबका मॉलिक्यूलर वेट हमने m माना था, m/1 m ही होगा। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, m अपॉन बैलेंस फैक्टर, इसका कितना था 2, तो 2 होगा। ठीक, ये हमने एसिड के लिए बात कर लिया। अगर हम बात करना चाहते हैं बेस के लिए, तो बेस के लिए जैसे देखिए NaOH एंड CaOH का होल ट्वाइस एंड AlOH का होल थ्राइस, इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा। ये एक ही OH दे सकता है तो बैलेंस फैक्टर 1, ये 2 OH दे सकता है बैलेंस फैक्टर 2, ये 3 OH दे सकता है तो बैलेंस फैक्टर 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगर हम इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं तो सबके मॉलिक्यूलर वेट को हमने m मान लिया, तो m/1 इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, m अपॉन बैलेंस फैक्टर कितना है 2, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा m/3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ में आया ना। अभी हमने बात कर लिया एसिड के बारे में, हमने बात कर लिया, फिर बेस के बारे में हमने बात कर लिया। अभी हम बात करने जा रहे हैं साल्ट के बारे में। आइए साल्ट का एग्जांपल लेते हैं, साल्ट। ठीक, साल्ट का बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं अभी हमने बताया था। साल्ट के लिए हम देखेंगे चार्ज ऑफ कैटायन या चार्ज ऑफ एनायन, टोटल चार्ज हम लोग पॉजिटिव बातें करेंगे हमेशा। ठीक, तो हम टोटल चार्ज हमेशा पॉजिटिव पे देखेंगे, कैटायन पे, एनायन को हम लोग इग्नोर कर देंगे। ओके, आइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ये देखिए साल्ट के लिए हमने लिया पहला एग्जांपल NaCl, दूसरा MgCl2, तीसरा AlCl3। ओके, अब इसमें बैलेंस, इसमें देखिए टोटल चार्ज कितना होगा,
टोटल चार्ज हम बात करेंगे पॉजिटिव वाले पे। तो इस पे सोडियम पे कितना होता है +1, Mg पे +2, Al पे +3। ओके, इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा 1, इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा 2, इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा 3। ओके, आइए तो हम इक्विवेलेंट, सबके इक्विवेलेंट वेट, सबका मॉलिक्यूलर वेट हमने यहाँ माना है। ओके, तो आइए हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंट वेट के बारे में। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आइए, इसका कितना था मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंस फैक्टर तो 1, इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंस फैक्टर 2, इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंस फैक्टर यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी एक रिडॉक्स के बारे में होता है, रिडॉक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताऊंगा बैलेंस फैक्टर कैसे निकाला जाता है। अभी 3 यहाँ तक समझ में आया, 3 जो समझाया हूँ। बैलेंस फैक्टर एसिड के लिए निकालते हैं, बेस के लिए निकालते हैं, साल्ट के लिए निकालते हैं। हम एसिड में देखते हैं कितना H+ दे सकता है, बेस में देखते हैं कितना OH दे सकता है, साल्ट में हम किसी एक चार्ज, एक आयन का चार्ज, टोटल चार्ज देख लेते हैं। हम हमेशा पॉजिटिव का देखेंगे, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट आपको मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, भर भर के इसका यूज हुआ है। ठीक, तो हम बात करने जा रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ये क्या होता है? ठीक, बताता हूँ। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट को हम लोग बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ठीक, वेट हमेशा ग्राम में होगा, इक्विवेलेंट वेट तभी मैंने आपको बताया है। ठीक, अब देखिए, अगर इसी को मैं ओपन करता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ? वेट ये हमेशा ग्राम में होगा, लिख देना ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। आपने पढ़ा था, अभी पढ़ा है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंस फैक्टर। इसको अगर मैं लिखूंगा तो वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये बैलेंस फैक्टर ऊपर चला जाएगा, बैलेंसी फैक्टर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज व्हाट, दिस इज द मोल इनटू बैलेंस फैक्टर। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखिए, हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। अभी हमको 2 फार्मूला मिला, लेकिन हम पढ़ेंगे 3। ये देखिए, मैं बताता हूँ। ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ये आप याद रखिएगा हमेशा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या इसी को हम बोलेंगे n इंटू बैलेंस फैक्टर। यहाँ पे n क्या है? मोल इंटू बैलेंस फैक्टर। अभी एक और आएगा, अभी यहीं लिख दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ml। ये पूरे 3 फार्मूले हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट के। ये बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या मोल इंटू बैलेंस फैक्टर, या नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, सॉरी यहाँ लीटर होगा। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए हम पढ़ते हैं नॉर्मलिटी के बारे में। नॉर्मलिटी क्या होती है? ये देखिए, अभी हमने बात किया था मोलरिटी में हमने बात किया था कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्विंग 1 लीटर सोल्यूशन। तो 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स डिजॉल्व हैं, उसको हम लोग वॉल्यूम 1 लीटर लिए थे ना, 1 लीटर। अरे ये देखिए, वॉल्यूम 1 लीटर, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हैं, उसको हम बोलते थे मोलरिटी। ठीक, फिर हमने बताया कि 1 kg सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट डिजॉल्व हैं, जिसे मोलरिटी। फिर नॉर्मलिटी बात करते हैं, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? नॉर्मलिटी बराबर ग्राम नॉर्मलिटी बराबर ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्विंग 1 लीटर सोल्यूशन। वॉल्यूम ने 1 लीटर लिया। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसी को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम हमने ले लिया लीटर में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी को हम एक्सपेंड करें, W बराबर सही W अपॉन E इक्विवेलेंट वेट। अगर हमने वॉल्यूम ml में ले लिया तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अभी तो हमने इसी को बोला था, ग्राम इक्विवेलेंट को हमने बोला था n इंटू बैलेंस फैक्टर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोल्स इंटू बैलेंस फैक्टर अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, या मोल्स इंटू बैलेंस फैक्टर
अगर वॉल्यूम हमने ml में ले लिया तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये देखिएगा, अभी आपने इसको पढ़ा था मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर को क्या पढ़ा था आपने? मोलैरिटी। तो मोल्स बराबर नॉर्मलिटी को क्या लिख सकते हैं? मोलैरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर। यहाँ तो कोई दिक्कत? बैलेंस फैक्टर मैंने आपको निकालना सिखा दिया, एसिड का बेस का साल्ट का। तो ये है रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? आइए, जो भी मैं पढ़ाया हूँ ये देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है। वन सेकेंड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हटा दे, ये सब हटा दे जी। ये देखिए, अभी हमने पढ़ा है इक्विवेलेंट वेट के बारे में। इक्विवेलेंट वेट वही होता है ना, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर ने एसिड के लिए नहीं निकाला था, एसिड के लिए हमने निकाला। तो एसिड के लिए क्या होगा? मोलर मास। एसिड के लिए बेसिसिटी निकाली जाती है। ठीक, जैसे H2SO4 हुआ तो इसका मोलर मास कितना होगा? 98। बेसिसिटी कितना होगा? 2, तो 49 आएगा। बेस के लिए एसिडिटी होता है। ठीक, तो जैसे इसमें कितने OH दे सकता है? 1, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 40/1, तो कितना आएगा? 40। ठीक, अभी हम साल्ट की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंस फैक्टर, तो हम टोटल पॉजिटिव चार्ज देखेंगे। ठीक, या टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज, हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे हमेशा। ठीक, तो अब देखिए Na2CO3, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 106। इस पे कितने? 1 सोडियम पे 1 चार्ज, 2 सोडियम पे 2 चार्ज, इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा? 2, आएगा 53। ठीक, इन्होंने कहा एक एटम के बारे में, एलिमेंट के बारे में बताया था, एलिमेंट के बारे में नहीं बताया। तो एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, जैसे ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होगा। ठीक, तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, 16/2, 8 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए, अभी हमने पढ़ा था वही ग्राम इक्विवेलेंट वेट का। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इसी को हमने बोला n इंटू बैलेंस फैक्टर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये देखिए, इसके हमने एग्जाम्पल दे दिए। ये तो आप अभी मैंने समझाया हूँ, आप खुद कर सकते हैं। कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मलिटी मैंने बता दिया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन, नॉर्मलिटी ये भी मैंने बताया हूँ। नॉर्मलिटी और मोलरिटी रिलेशन, नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में, इसके बाद बात करेंगे पीपीएम के बारे में। मोल फ्रैक्शन देखिए क्या होता है। मान लीजिए एक कंपाउंड ए है और एक कंपाउंड बी है, ये प्योर है, प्योर। तो इसका वेट अगर इसके मोल अगर हमने Na ले लिए, इसके मोल हमने अगर Nb ले लिए। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन को एक्से लिखते हैं, इसको चाई या काई बोला जाता है, तो एक्से मैं बोलूंगा। ठीक, जब भी मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक, अगर XB की बात करेंगे, इसका मोल अपॉन टोटल मोल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये देखिए बाबू, अगर हम इसका सबका फ्रैक्शन तो 1 होता ना, फ्रैक्शन का सम XA अपॉन XB बराबर कितना होगा? 1। अगर हमको एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका 0.2 आया तो इसका 0.8 आएगा, समझ में आया? 0.3, 0.7, ऐसे सबका निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऐसे जैसे हमने मोल फ्रैक्शन निकाला, ऐसे मास फ्रैक्शन भी निकाला जाता है। तो मैं ये भी समझा देता हूँ। मास फ्रैक्शन हमें जगह नहीं छोड़ा। आइए हम बताते हैं मास फ्रैक्शन के बारे में। ये देखिए, मास फ्रैक्शन क्या होता है? मास फ्रैक्शन, तो मान लीजिए एक कंपाउंड हमने ए ले लिया, एक कंपाउंड हमने बी ले लिया। इसका मास है Ma, इसका मास है Mb। ठीक, तो मास फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा? उसका मास जिसके बारे में पूछा गया अपॉन टोटल मास। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? मास फ्रैक्शन ऑफ बी क्या? उसका मास Mb अपॉन टोटल मास Ma प्लस Mb। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, समझ में आया?
अब आइए कुछ बातें और हम करते हैं अच्छी। हमने अभी क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा है मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, ये सब हमने सीख गया। मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, मोलैरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म नहीं आता। ठीक, अब देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं पीपीएम के बारे में, पार्ट्स पर मिलियन। ये पार्ट्स पर मिलियन में सॉल्यूट बहुत कम होता है, सॉल्यूट बहुत ज़्यादा होता है, तो पार्ट्स पर मिलियन हमेशा किसके लिए बोला जाता है? हमेशा वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। यहाँ तक की दिक्कत, हम परसेंटेज निकालते थे 100 में, ये निकालेंगे 10⁻6 में। ठीक, अब सेम कहानी वहाँ, जैसे वहाँ भी वेट बाई वेट होता था, यहाँ भी वेट बाई वेट, तो हम लिख सकते पीपीएम वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इंटू 10⁻6। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, पीपीएम परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू 10⁻4, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? बताइए, यहाँ तक समझ में आया होगा आराम से। ठीक, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भैया। आइए, दिख रहा है ना? आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इन्होंने कुछ लिखा है क्या? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन वेयर 20 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। मोलैरिटी इन्होंने पूछा है। ठीक, तो हम देखते हैं गिवन क्या है। कैलकुलेट मोलैरिटी, 20 ग्राम NaOH दिया गया है, वेट दिया गया है 20 ग्राम। ठीक, डिजॉल्व इन 500 ग्राम वाटर, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है 500 ग्राम। ठीक, तो मोलैरिटी क्या होती है? N/W। अगर यहाँ ग्राम में लिखेंगे तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, तो पहले मोल निकाल लेते हैं। ठीक, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? ये होगा 23, यहाँ पे 16 + 1, ये कितना होता? 40। तो अगर इसका मोल निकालेंगे, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट कितना है? 20 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 40। कट्टी कुट्टा 1/2, 0.5। सर ये कट्टी कुट्टा क्या होता है? कट्टी कुट्टा कुछ तो होता है, यहाँ समझ में 0.5 मोल। अब हम मोलैरिटी निकालने जा रहे हैं। मोलैरिटी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में अगर लिखेंगे तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, ये आया 0.5, 0.5। ये कितना दिया है? यहाँ वेट सॉल्वेंट का वेट दिया है 500 ग्राम, यहाँ पे हम 1000 करेंगे, कटी कुटा कैसे होगा 2, तो यहाँ आएगा 1 मोलर, मोलरिटी आई 1 मोलर। ऑप्शन नंबर 3। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? आइए क्वेश्चन नंबर 2, 6 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। अच्छा एक बात है, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है 6 ग्राम। ठीक, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है 100 ग्राम। ठीक, एक बात, यूरिया क्या होता है? NH2CO NH2। ठीक, अब इन सब का मॉलिक्यूलर वेट याद रखिएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 60, यहाँ लिख दे रहा हूँ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड सुक्रोज, ये सब याद रखिएगा। ठीक, यूरिया का कितना होगा? 60, ग्लूकोज का कितना होता है? 180, इसका कितना होगा? 180, इसका कितना होगा? 342। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? NH2CO NH2। आइए, इन्होंने पूछा मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है भैया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। ओके, तो यहाँ पे अगर, तो सबसे पहले हम मोल निकाल लेते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है? यानी आपको याद होना चाहिए 60। ठीक, तो मोल निकाल लेते हैं। वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट दिया है 6, मॉलिक्यूलर वेट होगा 60, आएगा कितना? 0.1। ठीक, अब हम मोलैरिटी निकालने जा रहे हैं। मोलैरिटी क्या होगा? 0.1 अपॉन, यहाँ वेट दिया गया ग्राम में, तो 100 × 1000,
यहाँ से कटेगा, आएगा 1, इसकी भी मोलैलिटी कितनी आई 1। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने जा रहे हैं। इन्होंने पूछा है नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम NaOH इन 500 ml सोल्यूशन। ठीक, ये देखिए, अगर हम, इन्होंने नॉर्मलिटी पूछा है तो नॉर्मलिटी फार्मूला मुझे पता है, आपको भी पता है, n इंटू बैलेंस फैक्टर अपॉन वॉल्यूम, आपने लीटर में लिया था, ऐसे को हमने लिखा था n इंटू बैलेंस फैक्टर वॉल्यूम, अगर आपने ml में लिया था तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई हो गया था। ठीक, तो इन्होंने दिया क्या है, वेट दिया, क्या है वेट दिया है 4 ग्राम। ठीक, इसका मॉलिक्यूलर वेट अभी हमने पढ़ा है, NaOH का कितना होता है 40, तो हम मोल निकाल लेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये कितना आएगा 1/10, 0.1। ओके, अब देखिए हमसे पूछा नॉर्मलिटी, तो नॉर्मल, अब इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा NaOH का, एक ही OH दे सकता है तो इसका बैलेंस फैक्टर 1 आएगा, तो डायरेक्ट हम लिख लें n इंटू बैलेंस फैक्टर, यहाँ पे वॉल्यूम अगर ml में लेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक, हमारा मोल आया 0.1, बैलेंस फैक्टर आया 1, 1000 से मल्टीप्लाई हमने किया क्योंकि वॉल्यूम में रखा था ml में कितना 500 ml। ठीक, यहाँ से ये कटा, आया 2। ठीक, ये आना चाहिए कितना 0.2 नॉर्मल, 0.2 नॉर्मल। ओके, ऑप्शन सेकंड समझ में आया, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। अभी तो हमने पढ़ा है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंस फैक्टर। H2SO4 का बैलेंस फैक्टर कितना होगा भैया, ये दो H दे सकता है, इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा 2, इन्होंने मॉलिक्यूलर वेट दिया है। ठीक, 98/2, ये आएगा 49, ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके 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 ओके, ये क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इन्होंने कुछ बोला है, विच कंसंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मतलब जिसमें वॉल्यूम टर्म आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें वॉल्यूम टर्म नहीं आएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाले आपने क्या क्या पढ़े थे, मोलैरिटी पढ़ा था आपने, मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, ppm पढ़ा था, परसेंटेज वेट बाय वेट पढ़ा था। आइए ये देखिए, मोलैरिटी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है भैया, नॉर्मलिटी ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, मोलैरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला। ठीक, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक, ये देखिए अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेस एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये मोलैलिटी होता है, ये मोलैलिटी दिया है, मोलैलिटी ये तो बचपन से पता है, मोलैलिटी बराबर मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, दिस इज मोलैलिटी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, विच कंसंट्रेशन टर्म चेंज विद टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा वही चेंज होगा टेम्परेचर। तो मोल फ्रैक्शन नहीं, मोलैरिटी नहीं, मोलैरिटी यस, ये भी नहीं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, ये तो आसान था। ppm इज मेनली यूज फॉर, अभी मैंने बताया था कि ppm 10⁻6 में देते हैं, इसमें सॉल्वेंट बहुत कम होता है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है, तो ये हमेशा डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ही होता है। ठीक, इसका ऑप्शन क्या होगा बी। ओके, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, अभी मैंने बताया था मोल फ्रैक्शन जब भी मोल ए का लिखेंगे तो उसका मोल अपॉन टोटल मोल, बी का लिखेंगे तो उसका मोल NB अपॉन Na प्लस NB, ये होगा मोल फ्रैक्शन। और अभी आपको बताया कि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है 1, सबका सम, फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 ही होता है। अगर एक का आपको पता है तो दूसरे का आप निकाल सकते हैं, 0.2, 0.8, 0.3, 0.7 ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो उन्होंने पूछा है कि
मोल फ्रैक्शन, तो मोल्स एब्सोल्यूट अपॉन टोटल मोल, यही टोटल मोल लिख सकते हैं। ठीक, वेट कितना दिया है, वेट एब्सोल्यूट कितना दिया है, 10 ग्राम। ठीक, यहाँ वेट आप सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 100 ml। ओके, हमसे पूछा है वेट बाई वेट, वेट बाई वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है तो हम वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.2, तो ये कितना आएगा 120। अब यहाँ हम पुट कर देते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट में वेट कितना दिया गया 10, ये कितना दिया है 120 इंटू 100, यहाँ से ये कटेगा 100 अपॉन 12, ये समथिंग आएगा 8.33 समथिंग आएगा। ठीक, परसेंटेज वेट बाई वेट। ठीक, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ग्लूकोज सोल्यूशन। इन्होंने अच्छा ग्लूकोज सोल्यूशन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया है इतना, हाउ मच ग्लूकोज इन ग्राम प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। तो परसेंटेज वेट बाय वेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम बराबर वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक, हमसे पूछा है वेट ऑफ सोल्यूट, इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू दी है 8 बराबर, इसको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट को सॉरी वेट ऑफ सोल्यूट को हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो x अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है ml में, ये ml में होता है तो ml में दिया भी है 250 और इंटू 100। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं x इंटू 100 बराबर 8 इंटू 250, x बराबर 8 इंटू 250 अपॉन 100, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, तो 200 एक जीरो और अपॉन 100, ये कटेगा आएगा 20 ग्राम। ठीक, यहाँ तो समझ में आया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, इसमें दिया है कन्वर्ट 10% वेट बाय वॉल्यूम इन शुगर सोल्यूशन टू वेट बाय वेट, इंटेंसिटी गिवन है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है, वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 10 ग्राम, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना गिवन है 100 ml। तो यहाँ से अगर हमको वेट बाई वेट चाहिए, परसेंटेज वेट बाई वेट चाहिए, तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 करना होगा, हमको वेट ऑफ सोल्यूशन चाहिए, तो यहाँ से हम वेट ऑफ सोल्यूशन निकाल रहे हैं, मास ऑफ सोल्यूशन नहीं, मास ऑफ सोल्यूशन बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक, वॉल्यूम दिया है कितना 100, डेंसिटी 1.25, ये मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 125। ठीक, ये है मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक, यहाँ से इसको आप ऐसे कर सकते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट दिया है 10, यहाँ 125, यहाँ पे 100। ठीक, ये आएगा अप्रॉक्स 1000 अपॉन 125, ये आएगा 8%। ठीक, लगभग 8% आएगा। ये इन्होंने बोला कन्वर्ट वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन को वेट बाय वॉल्यूम, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। अब ये आप कमेंट कीजिएगा, वेट बाय वेट बराबर वेट बाय परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 1/d, आप इससे भी कर सकते थे डायरेक्ट। ये देखिए दूसरा, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि वेट बाय वेट को कन्वर्ट करना वेट बाय वॉल्यूम में, तो अभी हमने पढ़ा था वेट बाय वॉल्यूम
बराबर होगा परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी। परसेंटेज वेट बाई वेट कितना दिया 10, डेंसिटी कितनी दी 1.2, ये कितना होगा 12। ठीक 12%। यहाँ तो समझ में आया। अब इन्होंने एक क्वेश्चन और, फाइंड द मोलरिटी ऑफ 4 ग्राम NaOH इन 250 ml। तो हमको वेट दिया गया है 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है NaOH का कितना होता है 40, इसके मोल कितने होंगे 4/40, 0.1 मोल। हमसे पूछा है मोलरिटी, मोलरिटी बराबर क्या N/V, अगर ml में ले लिए तो 1000, ओके। मोल्स हमारा आया 0.1 इंटू 1000 अपान मालूम है 250, ये 4 आएगा, यहाँ पे आएगा 0.4 मोलर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द मोलरिटी। मोलरिटी अच्छा यहाँ पे लिखा है ये परसेंटेज वेट बाई वेट दिया गया है, ठीक, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.1 गिवन है, सबको मोलरिटी निकालना है। अभी हमने पढ़ा था मोलरिटी का फार्मूला, 2 फार्मूला पढ़े थे कि जब हमको परसेंटेज वेट बाई वेट दिया हो तो परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक, सॉरी इंटू 10, या परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, ये क्वेश्चन आप कमेंट करिएगा इसका आंसर, ठीक।